अपने आप में एक अनूठी विधानसभा है। ऐसी विधानसभा आपको तीनों लोगों में कहीं नहीं मिलेगी जैसी हमारी रेहली विधानसभा है। यहाँ पर नेता और जनता दो जिस्म एक जान की तरह रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं वो लोग। फ़ोन उठाना तो एक बहुत छोटी बात होती है। लगातार क्षेत्र में रहते हुए 40 वर्षों से एक ही क्षेत्र में राजनीति करते हुए तीन पैरी के संबंध मेरे परिवार के क्षेत्र के लोगों के परिवारों से हो गए। मैंने जनता से पूछा कि गोपाल भार्गव को गाली देने से, उन्हें अपशब्द कहने से जनता का क्या भला होने वाला है, मुझे आप ये बताओ। जैसे गोपाल भार्गव जी कन्यादान सम्मेलन कर रहे हैं, कन्याओं के, गरीब कन्याओं के पांव पखार रहे हैं। गोपाल भार्गव जी गरीब लोगों के इलाज करवा रहे हैं, हार्ट के इलाज हो रहे, किडनी, लीवर, बड़ी से बड़ी बीमारी के, एक्सीडेंटल लोगों के इलाज करवाते हैं। तो क्षेत्र में इतना विकास करवा दिया। आप गोपाल भार्गव को गाली दोगे तो किसी की तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? कोई स्वस्थ हो जाएगा क्या? अगर आप गोपाल भार्गव को गाली दोगे तो किसी गरीब कन्या का विवाह हो जाएगा क्या? अगर आप गोपाल भार्गव को गाली दोगे तो आपके शहर में कोई सीसी रोड बन जाएगी क्या? कोई स्कूल बन जाएगा क्या? कोई कॉलेज बन जाएगा क्या? ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए दूसरे पायदान पर है। विकास दूसरे तीसरे पायदान पर है, लोगों की मदद दूसरे तीसरे पायदान पर है। कांग्रेस के पास प्राथमिकता जो पहला पायदान पर उनकी प्राथमिकता के आधार पर विषय है वो है गोपाल भार्गव। बस हम अपने आप को अमर्यादित कर नहीं सकते। अमर्यादित करना बहुत आसान है, चुरकट बनना इस दुनिया में सबसे आसान है। हम जैसे लोग भी अगर उनकी तरह हो गए तो उनमें और हम में अंतर क्या होगा? जनता फिर क्या सोचेगी कि भैया एक बड़े बदमाश हैं, एक छोटे बदमाश हैं, एक बड़े चुरकट है, एक छोटे चुरकट हैं। तो हम अपनी राजनीति में हमारी क्या मर्यादाएं हैं, हमारी क्या अहमियत है, ये सब हम समझते हैं और उसी मर्यादा को लेकर हम जीवन पर्यंत राजनीति करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और इन तमाम सीटों में कांग्रेस ये जद्दोजहद करती है कि उसे सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश में एक सीट ऐसी भी है जहां सिर्फ कांग्रेस ये बातें करती है कि प्रत्याशी को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको दागदार कर दें, उनको बुरा भला कह दें। इन तमाम चीज़ों के बाद यहाँ कोई मुद्दा नहीं। और वो मध्य प्रदेश के सागर की रेहली विधानसभा सीट है जहाँ 1985 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जीत देखी है। कई प्रत्याशी आए कांग्रेस से, कई चले गए, कई चेहरे भी धूमिल हो गए, कई ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। लेकिन गोपाल भार्गव जो इस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, जिस अंदाज में जीतते हैं, और उनको हराने वाला अभी तक कोई शख्सियत यहाँ कांग्रेस की तरफ से नहीं आई। आज हम उनके बेटे अभिषेक भार्गव से मुखातिब होंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे क्या जुदाई ताकत है, क्या करिश्मा है कि गोपाल भार्गव, गोपाल कृष्ण भार्गव बनके मध्य प्रदेश की इस राजनीति और इस सीट पर राज कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई। धन्यवाद बीडी आपका। मैंने दो तरह की हमने बातें देखी हैं जी। कि विकास के मामले में कोई शानी नहीं, लोकप्रियता के मामले में कोई शानी नहीं, और एक बात चल रही थी कि फ़ोन भी खुद रिसीव करते हैं। अगर 2 बजे कोई किसी ने बात की तो रिसीव करते। क्या करिश्मा है कि हर बार बिल्कुल संख्या बल के आधार पे, बहुत वोटों के आधार पर जीत मिलती है? देखिए, ये रेहली विधानसभा जो हमारी विधानसभा है, ये अपने आप में एक अनूठी विधानसभा है। ऐसी विधानसभा आपको तीनों लोगों में कहीं नहीं मिलेगी जैसी हमारी रेहली विधानसभा है। यहाँ पर नेता और जनता दो जिस्म एक जान की तरह रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं वो लोग। यही स्वभाव नेता का है और वैसा ही स्वभाव हमारी क्षेत्र की जनता का है। एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। मेरे पिताजी का लगातार कई वर्षों से यह स्वभाव मैंने देखा है। इतने वर्षों ने मंत्री बनकर हो गए, लेकिन हफ्ते में 7 दिनों में से 5 दिन वो गड़ाकूटा में रहते हैं और 2 दिन मात्र भोपाल जाते हैं शासकीय कार्य निपटाने के लिए। कई लोगों को, कई मंत्रियों को मैंने पूर्व में भी देखा, वो हफ्तों महीनों अपने भोपाल में ही रहते हैं। लेकिन स्वभावगत जिसको अपन कहा जाए, वो मेरे पिता का एक स्वभाव है कि वो क्षेत्र को छोड़ नहीं पाते। तो जो व्यक्ति क्षेत्र से इतना लगाव रखता है, क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में रहता है, फ़ोन उठाना तो एक बहुत छोटी बात होती है। लगातार
क्षेत्र में रहते हुए 40 वर्षों से एक ही क्षेत्र में राजनीति करते हुए 3 पैरी के संबंध मेरे परिवार के क्षेत्र के लोगों के परिवारों से हो गए। जो एक युवा मतदाता है वर्तमान में, उसके पिता मेरे पिताजी के साथ काम करते रहे, उनके दादा मेरे पिताजी के साथ काम करते रहे, और वो युवा मतदाता भी अब वर्तमान में मेरे परिवार से, मेरे पिता से जुड़ा है। तो ये कहते हुए सौभाग्यशाली स्वयं को महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि रेहली विधानसभा क्षेत्र के एक वोटर की 3 पैरियों से भैया गोपाल भार्गव के संबंध है, और यह अटूट संबंध है। यह प्रत्येक चुनाव में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि राजनेता की परीक्षा प्रत्येक दिन होती है, लेकिन उसका रिजल्ट पंचवर्षीय में एक बार आता है, जब मतदान के रूप में जब मतदान होता है और रिजल्ट खुलता है कि आप विजय हुए या पराजित हुए। लेकिन राजनेता की परीक्षा दिन प्रतिदिन चलती रहती है। उसे अपने कामों से नित्य प्रतिदिन अपने आप को साबित करना पड़ता है जनता के बीच में। कई ऐसे समय आए जिसमें हम सभी लोगों ने अपना जीवन तक दांव पर लगाकर क्षेत्र के लोगों के प्रति काम करने का अपना जज्बा, अपना संकल्प दोहराया। जैसे हमारा कोरोना का काल रहा, आप वास्तव में आप भी उस समय जुड़े रहे, आपने भी बहुत चीज़ें नज़दीक से देखी। वो भयानक काल भी आपने नज़दीक से देखा, लोगों को तड़पते हुए, मरते हुए, रिश्तों को तार तार होते हुए, मानवता तार तार होते हुए देखी। जब पिता पुत्र के काम नहीं आ रहा था, पुत्र पिता के काम नहीं आ रहा था, भाई भाई के काम नहीं आ रहा था, तो रिश्तों की जब मर्यादाएं टूट रही थीं, लोग स्वयं की जान की चिंता कर रहे थे, स्वयं के विषय की चिंता कर रहे थे, परिवार की चिंता कर रहे थे। ऐसे समय में गोपाल भार्गव एक ऐसा नेता इस देश में हुआ जिसने न केवल कोरोना सेंटर शुरू किया, स्वयं खुद की जान दांव पर लगाकर कोरोना के मरीजों के बीच में जाकर उनकी सेवा करने का काम भैया गोपाल भार्गव ने और मैंने किया। ऐसे अनूठे उदाहरण के कारण ही भैया गोपाल भार्गव वर्तमान की राजनीति में इतने लोकप्रिय हैं और अपराजित हैं। मतलब आपका मतलब क्लेम था, इस बार दावा था कि पिताजी आज विश्राम करेंगे राजनीति में, आप चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चाएं भी रहीं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने आदेश दिया है, और फिर वो सारी चीज़ें आ गई कि अब गोपाल भार्गव जी लड़। जी देखिए, चुनाव की तैयारी या इस सारी बातों की जो दावेदारी भी कहना चाहिए, मैं जिस पार्टी में हूँ ये हमारी पार्टी तय करती है कि वर्तमान में किस नेता का, किस कार्यकर्ता का क्या उपयोग होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है। पार्टी अगर तय करेगी कि भैया गोपाल भार्गव चुनाव लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी कि अभिषेक भार्गव चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किस चीज़ का चुनाव लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी तय करेगी। और पार्टी जो आदेश देगी उस आदेश को बिना संदेह के, बिना शक के, बिना एक पल गवाए उस आदेश को मानना हमारा फ़र्ज़ है। पूर्व में मैं ज़रूर सोचा करता था कि मुझे चुनाव लड़ना है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता था कि लोकसभा का लड़ना है, विधानसभा का लड़ना है। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में जब परिपक्वता बढ़ी, अनुभव बढ़े, भारतीय जनता पार्टी को और नज़दीक से देखकर, सोचकर, समझकर जो मैंने अनुभव किया, उस आधार पर मेरे बहुत सारे विचार जो जीवन में हैं वो एक प्रकार से बदले भी हैं, मैच्योर भी हुए हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी इतनी वृहद सोच को लेकर चलने वाली पार्टी का मैं अंग हूँ। पूर्व में मुझे लगा करता था कि मुझे सांसद बनना चाहिए, ये मेरी स्वयं की एक नैसर्गिक, मैं अपने उसको अधिकार मानता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से आदरणीय मोदी जी का पदार्पण हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में, मैंने देखा है कि एक विशाल लक्ष्य को लेकर जो राष्ट्र हित में है, अगर आपका स्वार्थ आड़े आता है तो आपको पीछे हटना चाहिए। उस कारण से मैं कई बार इन चुनाव में जब परिवारवाद जैसे आरोप लगना शुरू हुए, परिवारवाद की बात आई पार्टी के सामने, तो मैंने स्वयं उन कदमों को पीछे खींचने का काम किया। उन बातों को मैंने स्वयं डिनाई किया कि मैं अपना दावा वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वयं के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण मेरी पार्टी को कहीं नीचा देखना पड़े। एक बहुत बड़े संकल्प को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जितना भी होगा मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प की सिद्धि के लिए प्रयास करूंगा। कभी भी उस संकल्प की पूर्ति के बीच में रोड़ा नहीं बनूंगा। एक देखा जाता है कि 2003 में जब उमा भारती चेहरा बनी मुख्यमंत्री का, तो कमल का फूल थोड़ा नीचे था, उमा भारती का चेहरा थोड़ा ऊपर था।
2008 में अमूमन यही हुआ कि शिवराज सिंह का चेहरा ऊपर था, कमल का फूल थोड़ा नीचे था। और 2014 की अगर हम बात करें तो यही मोदी के साथ हमने देखा कि मोदी के चेहरे पर चुनाव। लेकिन अगर हम 85 से और अभी तक की बात करें तो गोपाल भार्गव एकमात्र मुझे ऐसे लीडर लगते हैं कि थोड़ा सा पार्टी नीचे है और ये व्यक्तित्व बहुत ऊपर है। देखिए, गोपाल भार्गव जी का स्वयं का व्यक्तित्व पार्टी से अलग हटकर नहीं है। जो मैं आपको बताऊं, 1985 से जिस पार्टी का तहत वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उस पार्टी ने पर्याप्त मान सम्मान प्रतिष्ठा भैया गोपाल भार्गव को दी है और उस प्रतिष्ठा के अनुरूप ही भैया गोपाल भार्गव ने क्षेत्र में और प्रदेश में अपना आचरण रखा है। पार्टी और गोपाल भार्गव जी एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं हैं। आप ज़रूर कह सकते हो कि लोकप्रियता के आधार पर देखिए व्यक्ति दिखता है। जिस प्रकार से भैया गोपाल भार्गव जब किसी के यहाँ निजी रूप से जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का नाम आता है, पार्टी या चिन्ह का नाम थोड़ा नीचे हो जाता है। क्योंकि सामान्य रूप से हम कभी ऐसी बात नहीं करते कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी आई थी या कमल का चिन्ह आया था। जो व्यक्ति आता है उसका नाम आगे होता है। हमारे संपूर्ण क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में और प्रदेश में भैया गोपाल भार्गव ने जो अपनी छवि बनाई है, वो व्यक्तिगत अपनी कार्यशैली के कारण, एक प्रभावी कार्यशैली के कारण, निष्पक्ष कार्यशैली के कारण और जनता के बीच हमेशा सुलभ सहज रहने वाले व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है। तो निश्चित रूप से जब व्यक्तिगत बात आती है तो भैया गोपाल भार्गव का नाम आगे होता है, लेकिन जब बात राजनीतिक क्षेत्र में पार्टियों की होगी तो गोपाल भार्गव जी से पहले उनकी पार्टी का जिक्र ही आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल भार्गव हैं। एक चीज़ है कि अभी मतलब देखें तो सिर्फ जो विरोधी हैं वो इतना चिल्लाते हैं कि माइक फट जाए। माने आप उनकी चिल्लाने की जो क्षमता है वो इतनी तेज़ है। और बुरा कह लो भला कह लो, मंत्री गोपाल भार्गव हैं, उनके लिए कुछ भी कह लो वो कह सकते हैं, माने वो स्वतंत्र हैं। और उन्हें न भाजपा से मतलब है, न केंद्रीय जो सरकार है उससे मतलब है। उन्हें तो सिर्फ गोपाल भार्गव से मतलब और चिल्लाकर विरोध करना। हमारे यहाँ की कांग्रेस थोड़ी ज़्यादा ही गजब है। पूरी दुनिया में आपको ऐसे कांग्रेस ही देखने को नहीं मिलेंगे। आप कभी थोड़ा एक हमारे यहाँ की पिछले 5, 7, 8 साल की एक हिस्ट्री देखिएगा। ये दूसरा पंचवर्षीय चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जो कांग्रेसी हैं वो कभी हमारे केंद्र के नेताओं की बुराई नहीं करते जो हमारे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रदेश के अन्य नेताओं की बुराई नहीं करते जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी की खुद बुराई नहीं करते और उसके साथ साथ खुद के कांग्रेस के नेताओं की तारीफ भी नहीं करते, खुद के कांग्रेस की तारीफ भी नहीं करते। मतलब भारतीय जनता पार्टी का भी विपक्ष नहीं करते, खुद के पक्ष की पार्टी का भी पक्ष नहीं करते। उनका तो केवल और केवल एक मोटिव होता है गोपाल भार्गव जी के विषय में बात करना। कई उनके कार्यक्रम मैंने ऐसे देखे और सुने हैं जिसमें कोई भी विषय को लेकर उनका आंदोलन हुआ हो लेकिन उस विषय पर उनकी बात नहीं होती है। विषय शुरू गोपाल भार्गव से होता है और ख़त्म भी गोपाल भार्गव पे होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ की कांग्रेस की एक परिपाटी रही है। अच्छा, बात ये ज़रूर है कि कई बार दुख इस बात का होता है कि वर्तमान के ये जो विरोधी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने राजनीति की गरिमा को बड़ा तार किया है, बहुत गरिमा को गिराया है। पूर्व में हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मंच से किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार के विषय में बात की जाती हो, उनके परिवार की महिलाओं के विषय में बात की जाती हो। लेकिन वर्तमान की ये जो विपक्ष की गंदी राजनीति है, इसमें शब्दों की मर्यादा भी कम हुई है, असभ्य भाषा का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अपशब्दों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और यह बिलो द बेल्ट जो कहते हैं ना कि कमर के नीचे वार नहीं किया जाता, ये एक मर्यादा शुरू से बनी रही। उन सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाला अब एक सिस्टम, एक परिपाटी, एक चाल चरित्र अब कांग्रेस पार्टी का रेली विधानसभा में हो गया है। बस इतना सा एक बस हमेशा से दुख होता है कि अब कांग्रेस के खानदानी लोग या कद्दावर लोग जो बातों की मर्यादा रखें, वजनदारी रखें, ऐसे लोग अब सामने लड़ने नहीं आते। बड़े ही उथले और अमर्यादित लोग अब राजनीति में व्यक्तिगत भी लगाओ आप, कोई समस्या नहीं है, व्यक्तिगत आरोप आप लगाइए, राजनीतिक परिवार में न जाओ।
हाँ, जो लोग हमारे यहाँ परिवार में शुरू से हमेशा से एक मर्यादा रही है, यह एक सिद्धांत भी रहा है कि जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है उसी का पक्ष विपक्ष देखा जाएगा, लेकिन उसके परिवार की महिलाएं, उनके परिवार के बच्चों की चर्चा कोई नहीं करता था। अब तो हालत ये है हमारे कांग्रेस के लोगों की मानसिकता की कि वो इतने ज़्यादा कुंद हो गए हैं और इतने ज़्यादा कहना चाहिए कुंठाग्रस्त हो गए हैं कि अब वो इन सारी मर्यादाओं को नहीं देख रहे और बड़े ही अमर्यादित शब्द में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का फेस बनाकर, अभी रिसेंटली कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें बिहाइंड द कर्टेन कांग्रेस रही, उनके लोग रहे और उन्होंने फ्रंट में किसी और को किया और बहुत ही असभ्य भाषा में महिलाओं के विषय में भी हमारे परिवार की बातचीत की, जो निश्चित रूप से बस इसी चीज़ का एक दुख है। और बाकी तो आप जो आरोप लगाते वो जनता भी जानती है कि क्या है, और हम हर आरोप का हम जवाब भी नहीं देते, क्योंकि जो सत्य बात होगी वो सबको पता है और असत्य बातों की जो चर्चा है उस पर हम लोग कोई विषय पर टिप्पणियां करते नहीं हैं। थोड़ा ख़राब इनको ये भी लगता है कि हम किसी बात पे किसी चीज़ पर टिप्पणी करते नहीं हैं, तो उस कारण से भी इनकी कुंठा है जो बार बार भड़कती है और वो कुंठा इनको अमर्यादित होने का भी अवसर दे देती है। एक बात बिल्कुल तय है, हमने अभी खबर भी पढ़ी थी, उसमें बिल्कुल साफ कहा था कि मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 15 साल 20 साल से काम कर रहा हूँ। इस रैली को नज़दीकी से देखा है। सिर्फ कांग्रेस यहाँ जो है सिर्फ हमलावर होती है प्रत्याशी पर भाजपा की, ना वो विकास की बात करती है, ना विकास की राह बताती है, ना उम्मीदें बताती है जनता को, ना ये कहती है कि अगर तुमने 2 काम किए हैं तो हम 4 करेंगे। सिर्फ बुराई ही क्या यहाँ सिर्फ एक मुद्दा है, आलोचना ही एक मुद्दा है, या और कोई मुद्दा आपको दिखता है कांग्रेस का? ये तो चर्चा मैंने कई बार मंचों से भी की है, अपने संबोधन में उद्बोधन में जब मैं भाषण देता हूँ तो लोगों को मैंने बताया है कि कांग्रेस के लोग जब बात करते हैं मंचों से तो केवल गोपाल भार्गव के विरोध की बात करते हैं कि गोपाल भार्गव ने ये किया, गोपाल भार्गव ने ऐसा किया। मैंने जनता से पूछा कि गोपाल भार्गव को गाली देने से, उन्हें अपशब्द कहने से जनता का क्या भला होने वाला है, मुझे आप ये बताओ। जैसे गोपाल भार्गव जी कन्यादान सम्मेलन कर रहे हैं, कन्याओं के, गरीब कन्याओं के पाँव पखार रहे हैं। गोपाल भार्गव जी गरीब लोगों के इलाज करवा रहे हैं, हार्ट के इलाज हो रहे, किडनी, लीवर, बड़ी से बड़ी बीमारी के, एक्सीडेंटल लोगों के इलाज करवाते हैं हम लोग। क्षेत्र में इतना विकास करवा दिया। आप गोपाल भार्गव को गाली दोगे तो किसी की तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? कोई स्वस्थ हो जाएगा क्या? अगर आप गोपाल भार्गव को गाली दोगे तो किसी गरीब कन्या का विवाह हो जाएगा क्या? अगर आप गोपाल भार्गव को गाली दोगे तो आपके शहर में कोई सीसी रोड बन जाएगी क्या? कोई स्कूल बन जाएगा क्या? कोई कॉलेज बन जाएगा क्या? ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए दूसरे पायदान पर है, विकास दूसरे तीसरे पायदान पर है, लोगों की मदद दूसरे तीसरे पायदान पर है। कांग्रेस के पास प्राथमिकता जो पहला पायदान पर उनकी प्राथमिकता के आधार पर विषय है वो है गोपाल भार्गव। बस क्षेत्र के विषय में क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ऐसा क्या काम जो गोपाल भार्गव ने नहीं किया और वो कर पाएंगे, ऐसा कौन सा रोड मैप, ब्लूप्रिंट क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास है। आज तक इतने वर्षों में कभी भी सार्वजनिक मंच से कोई भी जानकारी कांग्रेस का कोई भी नेता, छोटे से लेकर बड़ा नेता तक, जनता के सामने नहीं रख पाया विकास का कि जो काम गोपाल भार्गव ने नहीं किया या नहीं कर पाए वो आप करोगे और कैसे करोगे। कभी कभी हम देखते हैं भाई साहब जिस अंदाज में कांग्रेस मंच से बोलती है तो हमें तो लगता है कि आप कतन्ना और तलवार लेके घूम रहे, पिताजी भी 4-5 पिस्टल लेके घूम रहे, कत्लेआम मचाए हैं पूरे, कितना बिल्कुल मचा के रख दिया कि लोग बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलते। ये कांग्रेस का एक शुरू से काफ़ी लंबे समय से मैं स्वयं देख रहा हूँ कि उनका एक भाषण का प्रिय विषय है कि गोपाल भार्गव दबंग हैं, गोपाल भार्गव की तानाशाही चल रही है, गोपाल भार्गव ने गुंडियाई करके रखी हुई है और फर्जी केसेस हम लोग बनवाते हैं। मैं आप लोगों को कई नाम ऐसे बता दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए टीआरपी मिल जाए। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, आप उनकी सत्यता की जांच कीजिएगा। पिछली बार जो कांग्रेस से लड़े उनके परिवार के लोग शासकीय नौकरियों में हैं, यहीं पर हैं, इसी क्षेत्र में हैं, लगातार
स्कूलों में हैं, उसी स्कूलों में हमने एक भी व्यक्ति का ट्रांसफ़र नहीं किया, जबकि मेरे पिताजी ऐसे मंत्री हैं। अगर हम चाहते तो हम उनको गड़ाकोटा से बाहर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर या फिर हम उनकी नौकरी ही ख़त्म कर देते। तो ये ज़रा आप उनसे पूछिए कि हमने फर्जी केसेस लदवाए, हम तानाशाही की राजनीति करते हैं, हम दबाने की राजनीति करते हैं। तो ज़रा ये पूछिए कि हमने उनके परिजनों को हमारे ही क्षेत्र में विरोध करते हुए भी ये अवसर क्यों दिया कि आप यहीं रहिए, यहीं कमाइए, यहीं मज़े से नौकरी कीजिए, आपकी नौकरी भी चलेगी और आप हमारा विरोध भी करिए। ये प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो ये लोग हमारे खिलाफ़ में बात करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ में है, हमारे खिलाफ़ में है, चुनाव लड़े और उनके पूरे परिवार के लोग इसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, मंत्री रहते हुए यहीं पर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है, नौकरी कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं हटाया। अगर कोई बाहर का प्रेस वाला आए जिस तरह से भाषण सुनने, तो उसको तो लगेगा कि रेहली विधानसभा आदि जेल में है। ये फर्जी केसेस की बात करते हैं, कई नाम ऐसे भी हैं जो मैं आपको गिना दूंगा। इनके बाकायदा प्रतिष्ठान ऐसे चल रहे हैं, इनके कामकाज ऐसे चल रहे हैं जो बिना शासकीय सहयोग के करना संभव नहीं है, लेकिन बड़े मज़े से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इन सारी चीज़ों में। भाई हम तो सीधा सीधा चुनाव लड़ते हैं, जो हमारे विकास कार्य हैं, जो हमारे जन सेवा के काम हैं, उनको जनता तक ले जाते हैं और हम अपनी वोट मांगते हैं, जनता हमें वोट देती है। हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसी पर फर्जी केस बनवाने की या किसी को दबाने की, डराने की, धमकाने की। आप ये मान के चलिए कि आप चाहेंगे तो मैं वो नाम भी बता दूंगा जो हमारे यहाँ शासकीय नौकरियों में हैं, बढ़िया मज़े से नौकरी करें, ट्रांसफ़र भी नहीं हुए, स्कूल भी नहीं बदले गए, पंचायतें भी नहीं बदली गई, उन्हीं पंचायतों में, स्कूलों में बढ़िया सरकारी नौकरी चल रही है, शिक्षक रोजगार सहायकों के रूप में है, ठेकेदारी चल रही है और बहुत सारे काम हैं ऐसे जो इसी क्षेत्र में वर्तमान में किए जा रहे हैं। मतलब एक आखिरी सवाल है, हम तो ये कहेंगे, और अमूमन बहुत से लोगों से हमने कहा कि पिता रोटी है, कपड़ा मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो अप्रदर्शित प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाज़ार के सब खिलौने अपने। मैं समझता हूँ कि जो पिता से सीखता है वो इस ज़माने में कभी नहीं हारता। शायद आपके पिता ने आपके दादाजी से सीखा और मुझे लगता है कि आप अपने पिता पंडित गोपाल भार्गव से सीख रहे हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से पिता की शिक्षा उसके पुत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है। और दूसरी बात, जो विषय मैंने अपने जीवन के लिए चुना, राजनीति, इसमें अगर पिता ही आपका गुरु हो और एक ऐसा गुरु जिसने अपने राजनीतिक जीवन को उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने रखा कि एक राजनेता जनसेवा करते हुए ऐसा भी हो सकता है, तो मेरे लिए तो ये दोहरा सौभाग्य है कि पिता के रूप में गोपाल भार्गव जैसा व्यक्तित्व भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। भगवान का पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे गोपाल भार्गव का बेटा बनने का अवसर मिला और गोपाल भार्गव के एक प्रकार से कहना चाहिए कि राजनीतिक कार्यकर्ता बनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। दोनों ही क्षेत्रों में, व्यक्तिगत जीवन में और राजनीतिक जीवन में, मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है। जो दुर्दिन, जो दुर्दशा, जो विपरीत परिस्थितियां उन्होंने अपने जीवन में देखी और उन सारी चीज़ों से जो लड़कर वो निकल कर आए और आज रेहली विधानसभा को उन्होंने विकास के पैमाने पर नंबर 1 विधानसभा बनाया है, वो दुर्दिन हमने नहीं देखे। लेकिन जो सबक उन्होंने अपने जीवन में, जो अनुभव उन्होंने अपने जीवन में स्वयं लड़ते हुए, स्वयं मेहनत करते हुए, आग पर चलते हुए, खुद के जीवन को तपाते हुए, पसीना नहीं खून, स्वयं का खून बहाते हुए जिन्होंने वो अनुभव कमाया, आसानी से वो अनुभव हम सभी को मिला है। तो हम बस इतना प्रयास कर रहे हैं, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ कि उस अनुभव की, उस संघर्ष की मैं लाज रख सकूँ। बस इससे बड़ा और मेरे जीवन में दूसरा कोई मेरे लिए लक्ष्य नहीं है। मैं सवाल इसलिए पूछा पिताजी के बारे में
कि पृथ्वी में ऐसा बहुत कम बेटे होंगे कि पिता को कोई गाली दे दे, वो पुत्र शांत बैठा रहे। शायद ये वो मर्यादा है जो आपने सीखी है, शायद ये वो संस्कार है कि आपने शायद इनसे सीखी। देखिए, राजनीति में हमें बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है, बहुत कुछ समझकर चलना पड़ता है, बहुत कुछ सह कर चलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिता से सीखी हैं। राजनीति में हम मर्यादा को लांघ नहीं सकते। जो मर्यादाएं राजनीति में बनी हैं उनको लांघना है बड़ा आसान, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मर्यादा में बंध कर आप अगर राजनीति करें तो यह क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा और व्यक्तिगत रूप से आपके स्वाभिमान के लिए भी अच्छा होगा। कई बार मंचों से मैंने यह स्वयं कहा है कि अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो जो लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनका जवाब मैं बड़ी आसानी से दे सकता था, लेकिन चूंकि मैं राजनीति में हूं और यह मैंने अपने पिता से सीखा है, इसलिए आप सभी के अपशब्द रूपी बाणों का मैं असर भी सहन करूंगा, उसकी चोट भी सहन करूंगा, लेकिन आपके प्रति मैं कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपके परिवारों के प्रति मैं कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये जनता तय करेगी मेरे स्थान पर, मेरे परिवार के स्थान पर, कि जो वार मेरे ऊपर हो रहे हैं वो सही है या गलत। और कहते हुए मुझे खुशी है कि मैं 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है और एक रणनीतिकार के रूप में भी काम किया है। इन 4 चुनाव में मैंने देखा है कि जनता स्वयं गोपाल भार्गव की तरफ से जवाब देती है। न गोपाल भार्गव को जवाब देने की आवश्यकता पड़ती है, न मुझे पड़ती है। ये जनता स्वयं वोट के माध्यम से, क्योंकि हम लोकतंत्र में एक प्रहरी के रूप में है, लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में है, हम अपने आप को अमर्यादित कर नहीं सकते। अमर्यादित करना बहुत आसान है, चुरकट बनना इस दुनिया में सबसे आसान है। हम जैसे लोग भी अगर उनकी तरह हो गए तो उनमें और हम में अंतर क्या होगा? जनता फिर क्या सोचेगी कि भैया एक बड़े बदमाश हैं, एक छोटे बदमाश हैं, एक बड़े चुरकट है, एक छोटे चुरकट हैं। तो हम अपनी राजनीति में हमारी क्या मर्यादाएँ हैं, हमारी क्या अहमियत है, ये सब हम समझते हैं और उसी मर्यादा को लेकर हम जीवन पर्यंत राजनीति करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि अभी एक पोस्ट डाली थी आपने, प्रहलाद पटेल जी का नरसिंहपुर जो है तबादला कहें या सियासत का तबादला कहें, विधायक का वो चुनाव लड़ रहे हैं, सीट खाली हुई, लोगों ने लिखना शुरू किया कि अब की बार दीपू भैया, अब की बार अभिषेक। हाँ, ये विषय जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से लोगों से कहा कि दमोह लोकसभा से मुझे जोड़कर मत देखिए, और राजनीति में उतावलापन और उथलापन दोनों बहुत हानिकारक होते हैं। मैं वही कहूँगा कि ये पार्टी तय करेगी कि अभिषेक भार्गव का उपयोग पार्टी को कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है। आदरणीय प्रहलाद जी हमारे नेता हैं, हमारे नेता रहेंगे। पार्टी की एक व्यवस्था के अनुरूप उन्हें नरसिंहपुर सीट से विधानसभा का टिकट दिया गया है। वर्तमान में वो हमारे दमोह के सांसद हैं। आगे पार्टी क्या तय करती है वही हमारे सांसद रहे हैं, हमारी इच्छा तो यही है। और अगर मेरा कहीं कोई उपयोग पार्टी को करना है तो पार्टी तय करेगी, ये मैं अपने स्तर पर या मेरे कार्यकर्ता तय नहीं कर सकते। हाँ, हमारे शुभचिंतक, हमारे कार्यकर्ताओं का एक मंतव्य ज़रूर है जो बहुत लंबे समय से है, उसकी मैं पूरा सम्मान करता हूँ उस मंतव्य का। लेकिन मैं जिस पार्टी का सिपाही हूँ, जिस पार्टी से बंधा हुआ हूँ, वहाँ पर तो मेरी पार्टी ही तय करेगी। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी शुभचिंतकों से एक निवेदन करूँगा कि किसी भी प्रकार की ऐसी पोस्ट सार्वजनिक रूप से ना डालें और ऐसा कोई भी मंतव्य अभी ना बनाएं। हमारा प्रथम लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी कराना है। यह हमारा प्रथम लक्ष्य है और पार्टी जो तय करेगी उस पर हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभिषेक भार्गव थे और ये बता रहे थे कि हमारे जो परिवार से हमें संस्कार मिले हैं कि मर्यादा ही राजनीति और सियासत में होनी चाहिए। जब जब मर्यादा टूटती है तब तब जनता उस पर नज़र बनाती है। कांग्रेस अगर मर्यादा क्रॉस करके किसी के परिवार पर लांछन लगाएगी, उस पर आरोप लगाएगी, तो उसका जवाब जनता देगी। और हम तो कहते हैं कि 1985 से यूँ ही कोई लगातार चुनाव नहीं जीत सकता। ये जनता के बीच प्यार मोहब्बत है, तभी तो वो 2018 तक चुनाव जीते और 2023 में भी यही उम्मीद है कि वो 9वीं बार विधानसभा जाएंगे, क्योंकि जिसे जनता का स्नेह मिलता है, जिसे जनता का प्यार मिलता है, उसे कोई चुनाव नहीं हरा सकता। आप कांग्रेस से यही कांग्रेस अगर यही प्रयास करे कि अगर
वो गोपाल भार्गव की छवि बिगाड़ने की कोशिश करेगी तो 9वीं बार भी वो शिकस्त का सामना उसे करना पड़ेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर गोपाल भार्गव ने यहाँ विकास की उम्मीद जगाई है तो कांग्रेस को भी विकास की उम्मीद जगाना चाहिए, काम की बात करना चाहिए, जनता के न्याय की बात करना चाहिए। अगर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होते हैं तो चुनाव ठीक होते हैं। अगर व्यक्तिगत मुद्दों पर चुनाव होंगे तो फिर एक बार फिर गोपाल भार्गव यहाँ से उसी लय में चुनाव जीत सकते हैं जिस लय में अभी तक वो चुनाव जीतते आए। आशु दुबे के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, कड़ाकोटा। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।